हेलो बच्चों, वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एसीएस बायोलॉजी में। लास्ट लेक्चर बेटा हमने डिस्कस किया था एंथर के बारे में और एंथर की चारों भित्तियों के बारे में। हमने आपसे कहा था कि एंथर पर 4 प्रकार की भित्तियां होती है और जिसमें से 3 भित्तियां जो होती है कौन कौन सी? बाहर वाली अंतस्त्वचा, सेकंड नंबर अंतस्थिसियम, तीसरी मध्य परत। इन तीनों को एनसीईआरटी ने कहा है सुरक्षात्मक परत, जबकि टैपिटम होती है वो काम करेगी पोषण देने का किनको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले लघु बीजाणुओं को। यहां तक अपनी बात हुई थी। फिर हमने कहा था कि जब एंथर का प्रस्फुटन होता है, स्फुटन होता है, तो स्फुटन के दौरान आपको जो परतें मिलेगी जिनके जिनके साथ में स्फुटित हो रही है, मतलब कि जो परतें बच जाएगी स्फुटन के दौरान में, वो 2 परतें रहने वाली है। कौन कौन सी? तो बाहर की तरफ हो जाएगी एपिडर्मिस और अंदर की तरफ हो जाएगी एंडोस्थीशियम। मतलब ये दोनों परतें पाई जाएगी, लेकिन मिडल लेयर और टैपिटम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये एक विशेष टाइप के टैपिटम के कारण होता है, जो कि एमीबॉइड एंड ग्लैंडुलर टैपिटम आपने पढ़ा होगा। अब आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की श्रेणी में मैंने आपसे वादा किया था कि हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले डेफिनेशन, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात कर रहा है। बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाएं, देखिएगा बच्चा, बीजाणुजन उत्तक ये एमएमसी कोशिका की बात कर रहा है। एमएमसी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एमएमसी सेल क्या कर रही है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क का निर्माण कर रही है। चतुष्क की कोशिका की सूत्र गुणिता क्या होगी? आइए इन सभी को लेकर हम समझते हैं लघु बीजाणु जनन को अलग से। लघु बीजाणु जनन में देखिएगा बच्चा, हमारे पास में सबसे पहला जो पहली कोशिका होती है वहां से चालू करते हैं। यदि आप पढ़ चुके हो तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि प्रारंभ में सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है। ऐसा कोई डिस्कशन पहले भी हो रखा था। देखिएगा यहां जो हमारे पास में पहली सेल आई बेटा, ये इस तरह से पहले रहता है, फिर डेवलपमेंट में आगे चलकर ये हो गया कुछ ऐसा, बाइलोब। ये तो मैंने पूरा डेवलपमेंट एक ही डायग्राम में खत्म कर दिया। अब ऐसा हुआ कैसे है? तो देखिए विद्यार्थी, शुरुआत में क्या होता है, इसकी सभी कोशिकाएं होमोजीनस होती है। होमोजीनस का मतलब एक प्रकार की कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं। और ध्यान रखना है बेटा, अविभेदित कोशिकाएं वह है जिनमें विभेदन की प्रक्रिया नहीं हुई हो। विभेदन क्या होता है? जब आप किसी को कोई काम दे देते हो, जैसे विभेदन का बेस्ट एग्जांपल अगर अपन समझे, आप जब 10वीं तक पढ़े हुए थे, 10वीं में जब आप पढ़ रहे थे तो 10वीं में आपके पास में सब्जेक्ट क्या था? अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो क्या आप साइंस बायोलॉजी से बिलोंग करते थे, मैथ से करते थे, आर्ट्स थे, कॉमर्स थे? नहीं, उस समय सब एक जैसे, मतलब साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, घर पे रहने वाले, गाय का पूंछड़ा मुड़ने वाले, सारे के सारे उसमें साथ बैठे थे। भाई कोई ना कोई तो अपना घर का भी काम करेगा ही करेगा। लेकिन जैसे ही 11th में आए तो सब अपनी अपनी जगह चले गए। कोई चला गया 11th साइंस मैथ्स, कोई 11th साइंस बायो, कोई चला गया एग्रीकल्चर, कोई चला गया आर्ट्स, कोई चला गया कॉमर्स। इट मींस जो 10th में एक साथ थे वो अपने काम के अनुसार, अपने परिश्रम के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट को उन्होंने ले लिया। दैट इज कॉल्ड विभेदन। तो अभी जो ये सारी की सारी कोशिकाएं हैं बेटा, ये कहलाती है विभज्योतकी कोशिकाएं। तो पहले जो आपके कोशिकाओं का समूह मिला है वो हमें मिला है मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतकी कोशिकाएं। ये विभज्योतक है। अब आगे की प्रक्रिया में इन विभज्योतकी कोशिका में हुआ बेटा एक प्रक्रम जिसे आपने नाम दे दिया था विभेदन, डिफरेंशिएशन। विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस जगह पर आपको चारों कॉर्नर पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देने वाली है। ये कुछ यहां पे एक कोशिका, यहां, यहां, यहां और यहां, बीच में वही आपका योजी। ये देखिए बीच वाला जो भाग है, जो बता यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये कहलाता है योजी, कनेक्टिव। और इसी के माध्यम से ही पुष्पासन से जो पोषण आता है वो इनमें फैलता है।
हमें यूजी की जरूरत अभी है नहीं। तो ये जो कोशिकाएं बाकी सभी कोशिकाओं से विभेदित हो गई। देखिए अभी भी बाकी कोशिकाएं एक जैसी है, लेकिन ये जो बीच वाली रेड कलर की कोशिका है, लाल रंग युक्त कोशिका, इसने अपने आप को विभेदित कर दिया है, अलग हो गई है। इस अलग हुई कोशिका को कहा जाता है आर्कीस्पोरियल कोशिका। जी बिल्कुल सही सुना आपने बच्चा। इस कोशिका का नाम हो जाएगा आर्कीस्पोरियल कोशिका, कहलाएगी आर्कीस्पोरियल कोशिका। देखिए अपने आप में वर्ड खुद कह रहा है, सारी की सारी डेफिनेशन एक साथ दे रहा है। आर्की पुरानी, आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्की का मतलब ही होता है पुराना, और पुराना या पहला, स्पोरियल स्पोर बनने से पहले की संरचना। तो हम इसको अगर हिंदी में एक और नाम से जाने तो इसे मैं कह दूं प्राक बीजाणु मात्र कोशिका। अरे किस नाम से जान लिया आपने? प्राक बीजाणु मात्र कोशिका। ये आर्कीस्पोरियल कोशिका चारों कॉर्नर पर बनी है। अब होगा क्या आगे की प्रक्रिया में? इस आर्कीस्पोरियल कोशिका में होगा बेटा विभाजन। देखो जब भी आपको सिर्फ विभाजन कहा जाए कि हुआ है विभाजन, सिर्फ विभाजन का कहा जाए, तो आपको सामान्य विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री या अर्धसूत्री? सामान्य विभाजन कौन सा? ऑब्वियसली बात है सामान्य विभाजन हमारा समसूत्री विभाजन। तो ये जो है बेटा आर्कीस्पोरियल कोशिका विशेष प्रकार के विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा ये कोशिका है, इसको बाहर लेके आ जाते हैं। और इसने जो है बेटा अब किया है विभाजन, और विभाजन से इसने बनाई दो कोशिकाएं। ये रही दो कोशिकाएं। ये आर्कीस्पोरियल कोशिका ही बात कर रहा हूं मैं, जो विभाजन कर रही है। आप कहीं इसको आर्कीस्पोरियल ना मान लो, इसको योजी माने अपन अलग से ही, ये लीजिएगा योजी, अलग कलर दे देते हैं। तो जो ऊपर वाली कोशिका है बच्चा, इसे आपने नाम दे दिया प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या नाम दे दिया? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जबकि जो नीचे वाली कोशिका होती है इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दूसरी का नाम हो जाएगा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो दो कोशिकाएं हमें मिली है। देखने पर पता चल रहा है इस पर पहले से एक कवरिंग बनी हुई है। ये जो कवरिंग है बेटा, इसे आपने नाम दे दिया था बाहर वाली अधिचर्म, अधित्वचा अधिचर्म। तो आपने क्या कहा? अधिचर्म पहले से बनी हुई संरचना है। इसका मतलब अगर मैं कहूं अधिचर्म जो है, एपिडर्मिस जो है, वो उत्पत्ति में आर्कीस्पोरियल नहीं होती है क्योंकि ये पहले से बनी हुई होती है। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने परतों का निर्माण किया। कौन कौन सी परतें बनाई बच्चा? पहली जो परत बनाई है वो बनाई है एंडोस्थीशियम। समझना अच्छे से, एंडोस्थीशियम पहली परत इन्होंने एंडोस्थीशियम बनाई है। दूसरी परत बनाई है मध्य परत, मिडल लेयर, और तीसरी यहां बना दी इन्होंने टैपिटम। देख विद्यार्थी, देखने पे पता चल रहा है कि कौन सी कोशिका आर्कीस्पोरियल से बनी हुई है। तो कौन सी बनी हुई है? तो एंडोस्थीशियम बनी हुई है, मध्य परत बनी हुई है, टैपिटम बनी हुई है। लेकिन अधिचर्म की कोशिकाएं आर्कीस्पोरियल उत्पत्ति में नहीं होती है। दूसरी हमारी कोशिका प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका ने आगे चलकर प्रक्रिया संपन्न की विभेदन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के परिणाम स्वरूप यहां पर ये जो कोशिका है ये बदल गई एमएमसी यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसी को हमने कहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और नाम दे दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एमएमसी कोशिका। अब इसी एमएमसी कोशिका में होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। इसी में बेटा होने वाला है अर्धसूत्री विभाजन। ये रही एमएमसी कोशिका, और इस एमएमसी कोशिका में हमने करवाया है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन।
और इसी अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम जो है, हमें मिल गया एक चतुष्क, 4 कोशिकाओं का समूह, जिसे नाम दे दिया आपने चतुष्क। ठीक हुआ। देख विद्यार्थी, जब भी अपन अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो वो द्विगुणित कोशिका में होता है। इसका मतलब ये जो आपकी कोशिका है वो बन गई है अगुणित हैप्लॉइड। अब पूरी प्रक्रिया को आप समझिएगा तो देखो बच्चा, मैं अगर ये कह रहा हूं शुरुआत से चतुष्क बनने तक, शुरुआत में हमारे पास में कोशिकाओं का क्लस्टर था, कोशिकाओं का समूह था, उसे आपने नाम दे दिया विभज्योत की कोशिका। फिर जब विभेदन हुआ तो चारों कॉर्नर पर अलग अलग कोशिकाएं विभेदित हो गई, नाम है आर्किस्पोरिल, इसका भी आर्किस्पोरिल, इसका भी, इसका लाल रंग की आर्किस्पोरिल कोशिका, जिसे प्राग बीजाणु मात्र कोशिका नाम दिया आपने। फिर आगे चलकर इन आर्किस्पोरिल कोशिका में विभाजन हुआ, और वो विभाजन कौन सा होगा बच्चा? विभाजन तो समसूत्री ही होगा अभी, क्योंकि जब सिर्फ विभाजन कहा जाए, कोशिका विभाजन कहा जाए, तो आपको मानना है समसूत्री विभाजन। फिर आगे चलकर ये जो 2 प्रकार की कोशिका बनी थी, इसमें जो ऊपर वाली कोशिका, इधर बनने वाली कोशिका जो होगी, उसका नाम हो जाएगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और नीचे की तरफ कोशिका का नाम प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। भित्तीय कोशिका ने भित्तियों का निर्माण किया, लेकिन किसका नहीं किया? अधिचर्म का निर्माण नहीं किया। अधिचर्म की कोशिका उत्पत्ति में आर्किस्पोरियल नहीं होती है। फिर दूसरी प्राथमिक बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणुजन कोशिका ने विभेदन की प्रक्रिया से बना दी एमएमसी कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इसी में अर्धसूत्री विभाजन से चतुष्क का निर्माण हुआ। और ये जो है चतुष्क की कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिकाएं अगुणित है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास में 100 आर्किस्पोरियल सेल है, कितनी है? 100 आर्किस्पोरियल सेल है। सुनना, एक छोटा सा क्वेश्चन है, 100 आर्किस्पोरियल कोशिका से लघु बीजाणु कितने बनने वाले हैं? लघु बीजाणु अर्धसूत्री कितने होंगे? तो देख विद्यार्थी, एक आर्किस्पोरियल कोशिका से हमने बनाई, एक आर्किस्पोरियल कोशिका से आगे चलकर एक एमएमसी, एक आर्किस्पोरियल कोशिका से एक ही एमएमसी बनी है। अब जो एक एमएमसी बनी है, इसमें हुआ है एक मियोसिस। एक मियोसिस से बने हैं 4 अगुणित पोलन ग्रेन या लघु बीजाणु। अभी के लिए लघु बीजाणु ठीक रहेगा। 4 बन गए हैं लघु बीजाणु। तो 4 लघु बीजाणु बने हैं। तो अगर यही 100 हो तो 100 से 100 एमएमसी, 100 ही मियोसिस, और आगे चलकर इससे बन जाएंगे 1 से 4 है तो 400 लघु बीजाणु। अब उल्टा क्वेश्चन पूछे आपसे, उल्टा इन द सेंस, यहां आपको दे दिया कि 210 लघु बीजाणु है, तो आपको बताना है, फाइंड आउट करना है, एक तो करना है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा फाइंड आउट करना है आर्किस्पोरियल कोशिका। ये भी आपके नीट का क्वेश्चन होता है। तो देख विद्यार्थी, बहुत सिंपल है। कैसे? यदि मैं नियर अबाउट पहुंचू तो मुझे पता चला लगभग में 50 कोशिका लो, 25 से 100 बन जाएगा। 50 कोशिका लो, एक बार देखते हैं। तो अगर आप 50 कोशिका ले रहे हो, 50 कोशिका में अगर आपने विभाजन करवाया है तो 50 इंटू 4 200 बनने वाले हैं, क्योंकि 1 से 4 बन रहा ना बेटा, विभाजन हमारे सामने है। तो यहां पर लगभग 50 ही आर्किस्पोरियल कोशिका होगी और 50 ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे हमें सिर्फ 200 मिलेगी। हमें चाहिए 210। कितने चाहिए? 210। तो आप इससे थोड़ा और बढ़ाओ। यदि मैं 52 लूं तो ये तो 208 ही बनेगा। यदि मैं 53 लूं, 53, तो 20 और 1 21, 212 हो गई। भाई अगर आप 52 लोगे, 52 करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 208। यदि आप 53 लोगे तो हो जाएगा 212। समझ चुके होंगे हमें कितनी चाहिए है?
हमें चाहिए 210 जो कि है 208 और 212 के बीच में। अब कम हमें नहीं, देखो अपने मारवाड़ी में कहावत है, जिन टाइम ब्याह रहे नहीं, ब्याह भड़को नहीं बोलना चाहिए। ब्याह में भड़को बोलना रो मतलब रहे, अगर ब्याह और महीने कोई सब्जी कम पड़ जावे नहीं तो बहुत बड़ी एक तरह की ना कटने वाली बात रहे। कम ने जगह नहीं, बत्ती ने जगह है। मैं दोनों लैंग्वेज में समझा देता हूं आपको। हमारे यहां पर जब भी शादी ब्याह होते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि कम चीज कोई पड़े, कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा को जगह होती है हमारे अंदर। तो यहाँ 500 अगर 52 इंटू 4 करो आप तो 208 सेल होती है, लेकिन 53 इंटू 4 करो तो 212 सेल्स होती है। हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए 210। तो इसका मतलब करेक्ट हम किसको माने 53। तो हमारे पास में 53 जो है बेटा वो क्या होगा, आर की स्पोरियल सेल्स हो जाएगी, और अर्धसूत्री विभाजन भी कितना हो जाएगा 53। तो यहां इसके लिए आपको मिल जाएगा 53 आंसर। अब पूछा क्या है, आर की स्पोरियल पूछा है तो भी 53 है, मियोसिस पूछा है तो भी 53 है। क्लियर है बच्चा? आ जाइए हम अपने टॉपिक पे समझते हैं, अब वहां चलते हैं। देख विद्यार्थी, चलिए, तो अब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एनसीईआरटी। क्या पूछ रहा है एनसीईआरटी? पूछ रहा है जैसे जैसे परागकोश विकसित हुआ तो चतुष्ट जो निर्माण हुआ उसकी कोशिकाओं की सूत्र गुणिता क्या है, मतलब हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। अब तो आप बता दोगे हैप्लॉइड अगुणित है। जैसा कि बीजाणुजन उत्तकी प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है, मतलब प्रत्येक एमएमसी कोशिका की बात कर रहा है, लेकिन प्रत्येक कोशिका एक सूक्ष्म सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है, एमएमसी सेल। यहां पर हो गया एमएमसी सेल। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। एक एमएमसी सेल द्वारा एक मियोसिस से, हमने पढ़ा था मियोसिस, इससे आगे चलकर आपको मिल गया है टेट्राड, यानी कि ये बन गए लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या नाम दे दिया, लघु बीजाणु जनन। और ये देखिए यहां एनसीईआरटी में फिर से गलत आया है। क्या कह रहा है, पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। नहीं मेरे बच्चे, इसे करेक्ट करना बेटा। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, पहली गलती, लघु बीजाणु धानी नहीं होता है, वह होता है लघु बीजाणु जनन। जैसा कि लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होता है, उन्हें लघु बीजाणु मात्र चतुष्क कहते हैं। भाई मुझे तो लग रहा है ये जो हिंदी की एनसीईआरटी बनी है, जो भी हिंदी की एनसीईआरटी जिसने भी बनाई है, हाथ जोड़ी, क्या क्या तो लिख देते हो। लघु बीजाणु धानी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन से बनने की, इसको ये जो लघु बीजाणु धानी, इसके अंदर लघु बीजाणु बनने हैं, इस प्रोसेस को आपने नाम दे दिया लघु बीजाणु धानी। तो फिर लघु बीजाणु जनन कहां गया? क्या मतलब, अब चाय पीनी थी यहाँ पे तो वही होता है। अब सरकारी ऑफिस में वही है, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, और जैसा भी बना हुआ है बना दो, लघु बीजाणु धानी लिख दिया, जबकि यहाँ है लघु बीजाणु जनन। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आपके लिए एक थोड़ा सा पॉइंट बता दो, लघु बीजाणु धानी की जगह लिख देना लघु बीजाणु जनन, ताकि आप चीजें समझ पाओ। लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह व्यवस्थित होते हैं, इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। जैसा कि परागकोश परिपक्व स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से, अब समझो क्या कहना चाहता आगे वाला पॉइंट। जैसे ही परागकोश परिपक्व हुआ, पिछले वाले डायग्राम में अगर अपन जाएं तो आपने क्या कहा, पिछले वाले डायग्राम में ये देखो इस तरह से आपके पास में एक डायग्राम था एनसीईआरटी का। तो यहां पर इस डायग्राम में ये परागकोश परिपक्व हुआ, परिपक्व होने के बाद में इसके लघु बीजाणु, तो जैसे ही परागकोश परिपक्व स्फुटित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये क्या कहना चाहता है एनसीईआरटी? देखो सबसे पहले आपके पास में थी एक एमएमसी कोशिका, इस एमएमसी कोशिका में आपने करवाया बच्चा मियोसिस, ये रहा मियोसिस, इससे बना लिया आपने लघु बीजाणु चतुष्क, ये बन गया टेट्राड, और इस टेट्राड की प्रत्येक कोशिका थी आपने कहा अगुणित।
अर्थात अगुणित कोशिका। अब इस अगुणित कोशिका को देखें तो ये चतुष्क के रूप में है। तो अगर मैं फिर से क्वेश्चन पूछूं, एक आर्किस्पोरियल कोशिका या एक एमएमसी कोशिका से चतुष्क कितना बनता है? तो एक से एक ही बनता है। अंदर अभी आपको दिखाई देने वाले जो लघु बीजाणु वो संख्या में 4 है, लेकिन चतुष्क तो एक ही बना है। तो अभी जो अगुणित कोशिका है बेटा, हैप्लॉइड सेल है, अभी ये चारों के चारों क्लस्टर की फॉर्म में है, और अब ये अलग अलग होकर, मतलब अलग अलग होकर ये 4 अलग अलग पराग कणों का निर्माण करेंगे। अभी जो ये चारों के चारों जुड़े हुए हैं, इसके बीच की जो परत होती है, जो कि मैं इस कलर से, अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये जो है बेटा लेयर का नाम है कैलोज लेयर। इस लेयर का नाम क्या हो जाएगा बच्चा? कैलोज लेयर। और इस कैलोज लेयर का सिक्रीशन जो इस कैलोज लेयर को हटाने का जो काम कर रहा है, वो काम करेगा कैलेज एंजाइम। कौन करेगा बच्चा? कैलेज एंजाइम। और जो कि सिक्रीट होता है किसके द्वारा? टैपिटम द्वारा। तो टैपिटम द्वारा ये स्रावित होता है। अरे क्लियर हुई बातें? ये सारा का सारा पॉइंट आपको एनसीईआरटी में जगह जगह मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो स्फुटित हो रहा है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और पराग कणों में तो ये 4 क्या कहलाएंगे बेटा? 4 अगुणित पराग कण। ये जो आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, ये अगुणित पराग कण है, विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, अब ये इसकी बात कर रहा है। इधर लघु बीजाणुधानी देखो, ये डायग्राम था एनसीईआरटी का, ये रहा डायग्राम। इधर भी लघु बीजाणुधानी, इधर भी लघु बीजाणुधानी, चारों तरफ लघु बीजाणुधानी। तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। ये रहे लघु बीजाणु और परागकण, ये रहे बेटा परागकण, ये रहा अंदर की तरफ, ये सारे के सारे अगुणित परागकण हैं। परागकण जो परागकोश की स्फुटन के समय मुक्त हो जाते हैं, और जैसे ही ये स्टोमियम की जगह से, इस जगह से फटेगा, तो सारे के सारे परागकण यहां से रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। अब या तो ये किसी इंसेक्ट के साथ, जैसे हम बात करते हैं हनी बी, या हवा के द्वारा, जैसे विंड पॉलिनेशन, हवा द्वारा वायु परागण, या जल द्वारा ये मादा स्थिकाग्र पर पहुंच जाएगा। परागण की प्रक्रिया संपन्न, यही तो ये कहना चाहता है। अब ये डायग्राम कह रहा है 1.3 स में, देखो तो 1.3 स में ये रहा 1.3 स, इसी डायग्राम की बात कर रहा है। तो सारे के सारे परागकण अब मुक्त हो जाएंगे, जो कि अगुणित संरचना है। सारा पॉइंट क्लियर है बेटा? अब हम आते हैं परागकण की संरचना में। आपने परागकण बना दिया है। देखो पहले तो पहला पॉइंट तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, वो है परागकण। मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बच्चा? वो हो जाएगा आपका परागकण पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफिटिक सेल्स होती है नर युग्मकोद्भिद को। यदि आप हिबिस्कस की बात करो, जो कि गुड़हल सामान्य हमें मिल जाता है, या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छुओ, तो आपको आपके हाथ पर, अरे भाई मारवाड़ी लोग गांव में बसने वाले, सर्दियों के समय पे हम सरसों और सौंफ, बिराली जिसे अपन कहते बोलते हैं, तो जैसे बिराली के खेत में जाते हैं, बिराली के खेत में निकल जाता है, इधर से एक आदमी है और उधर से आता है एक मधुमक्खी, पूरी तरह से पीला पीला कर देता है। उसके बॉडी पर चिपके वो स्टिकी छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, सारे के सारे परागकण हैं। तो ये जो पहचान में नहीं आने वाला है, उसके ऊपर जो सारे के सारे परागकण लगे हुए हैं। तो क्या कहा? अंगुलियों में पर पीले रंग युक्त पाउडर जैसे परागकणों को पाते हो। अब अगर आप इनको स्लाइड पर देखो अन्य किसी पुष्पों के, तो अगर यदि एक कांच की स्लाइड पर बूंद पानी की बूंदे डालकर उस पर एक परागकण छिड़क दें, तो एक सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाओगे। यहाँ फिर से क्वेश्चन है बेटा, पहला तो ये हो गया, क्या क्वेश्चन है? आश्चर्यचकित हो जाओगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास, ओरिएंटेशन में, आकार शेप साइज में छोटे बड़े, रूप रंग रूप कैसा है, एवं बनावट में भिन्न भिन्न दिखते हैं। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट मिले हमें इसमें से पूरा। पहला पॉइंट तो था कि नर युग्मकोद्भिद संरचना है परागकण,
दूसरा पॉइंट था कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के परागकण विन्यास में, आकार आकृति, रूप रंग तथा बनावट में भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो देख पा रहे हो सारे के सारे परागकणों का आकार आकृति भिन्न भिन्न है, सभी अलग अलग है। ये टेट्राड है, देखो आकार में ये बड़े ये छोटे, इनका ओरिएंटेशन देखो, शेप देखो, ये बड़े छोटे ओरिएंटेशन शेप देखो, सबका अलग अलग है। तो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कुछ परागकणों का इलेक्ट्रोनिक परिदृश्य परागकण जिसमें इनका रूप रंग बनावट विन्यास आकार सभी भिन्न भिन्न होता है। अरे समझे बच्चा पूरा पूरा परागकण के बारे में। अब अपन एनसीईआरटी का ही परागकण के डायग्राम को लेते हैं। अभी जो आप ये संरचना देख रहे हो ये अपरिपक्व परागकण है। ये कैसा है बेटा, ये जो है अभी के लिए है अपरिपक्व परागकण, और धीरे धीरे ये बन गया है अब परिपक्व परागकण। पहले अपरिपक्व था, फिर बन गया है परिपक्व। तो यहां से पहुंचते समय इसका एक डेवलपमेंट की पूरी सीरीज होती है, बहुत अच्छे से समझना। प्रारंभ में एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है, फिर इसमें विभाजन के फलस्वरूप या मैं कहूं विकास की प्रक्रिया के स्वरूप ये विकास हो रहा है, इसका परिवर्धन सबसे बेस्ट का है, परिवर्धन हो रहा है। और परिवर्धन में आप देख पा रहे हो मेरे बच्चे कि इसमें अब वैक्यूलेशन हो रहा है, रसधानी वैक्यूल का निर्माण हो रहा है, इसमें एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपने आगे चलकर इसी के अंदर वैक्यूल बड़ी बना ली। और अब देखिएगा एसिमेट्रिक तंतु मतलब एस्ट्रल रेज निकल रही है, क्योंकि हमें इस केंद्र को डिवाइड करना है दो पार्ट में, और डिवाइड करके इसके एक केंद्र को हमने दो अनियमित केंद्रों में, ध्यान रखना ये जो केंद्रक विभाजन हो रहा है यहां पर केंद्रक विभाजन ये अनियमित है, और केंद्रक विभाजन कहो प्लस कोशिका विभाजन, दोनों कोशिका विभाजन केंद्रक विभाजन अनियमित है। अनियमित का मतलब हुआ है कि इस जगह पर दो भिन्न भिन्न आकार आकृति के परागकण बने हैं। भिन्न भिन्न आकार आकृति का मतलब हो गया माफी चाहते हैं बच्चों। आगे देखिएगा इस अवस्था के दौरान हमने कहा अनियमित प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इरेगुलर मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है, जिसमें आपने परिपक्व परागकण बनाया है जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है।